सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज़ीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और फाइनली मैं आपके लिए ले आई हूँ आरबीआई ग्रेड बी का मेरा फेज़ 2 का स्कोर कार्ड। काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे, बच्चे क्या एस्पिरेंट्स पूछ रहे थे कि आपका आरबीआई में हुआ या नहीं, आपका रिज़ल्ट क्या रहा, आप शेयर नहीं कर रही हैं। तो बहुत टाइम तक मैंने डिले भी किया और फाइनली स्कोर कार्ड आउट हो चुका है, तो मुझे लगा कि अब वीडियो बनाने का सही टाइम है। तो आज मैं आपको अपने स्कोर कार्ड से कुछ चीज़ें सिखाने वाली हूँ। बाकी चीज़ें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके हिसाब से व्हाट वेंट रॉन्ग। अब मैंने बोल दिया है व्हाट वेंट रॉन्ग, मतलब ऑब्वियसली सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अब आपको मुझे ये बताना है कि आपके हिसाब से क्या क्या गलतियां मैंने की हैं जो आपको इस अटेम्प्ट में नहीं दोहरानी है। बाकी मैं चीज़ें आपको बताऊंगी किस सब्जेक्ट में मैंने क्या गलती की और कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए थी, किन चीज़ों पे मुझे विशेषकर ध्यान देना चाहिए था। जो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अगर उन पे ध्यान देते हैं, आप मेरी बात मानिए, आप इस अटेम्प्ट में 4 देंगे आरबीआई ग्रेड बी को। क्योंकि कई सारी गलतियां ऐसी होती हैं जो हमें नहीं पता होता है, हम खुद करके जब निकलते हैं तो एक अटेम्प्ट बर्बाद कर देते हैं। वहीं पे हम दूसरों की गलती से सीख जाएं तो सोच के देखिए कितना आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। और शुरू करने से पहले लेट मी टेल यू, हमने ग्रेड बी का मेंटोरशिप लॉन्च कर दिया है। तो आप ज़ीरो ऐप को डाउनलोड कीजिए या ज़ीरो की वेबसाइट पे चले जाइए www.zeroeducators.com। वहाँ पे जाके आप एनरोल कर सकते हैं। ये कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए रहेगा, इसीलिए हमने कुछ इनिशियल एस्पिरेंट्स के लिए डिस्काउंट कोड भी रखा है। आप इस डिस्काउंट कोड को यूज़ करके एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिए, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है तो ही ज्वाइन कीजिएगा, वरना मेरा और आपका दोनों का समय भी खराब होगा और आपका पैसा भी खराब होगा, तो वो नहीं होना चाहिए। सीरियस हैं, निकालना चाहते हैं आरबीआई, तो ही ज्वाइन कीजिए, टाइम पास नहीं कीजिए प्लीज़। ये आपका बहुत अच्छा टाइम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मौका है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो उसको वेस्ट मत कीजिए। अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जल्दी से एनरोल कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम अपने मेंटोरशिप सेशन में। आइए शुरू करते हैं स्कोर कार्ड। तो यहाँ पे आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की साइट देख रहे हैं, ये मैंने डाउनलोड किया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रेड बी ऑफिसर जनरल कैडर, और ये मेरा जो रिज़ल्ट आया है वो मार्च 24 को आया है। ठीक है, आपको मैं रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ भी दिखा दूंगी, जिससे कि आप खुद से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे मुझे बोलते हैं कि मैम आप अपने स्कोर कार्ड्स शायद एडिटेड दिखाती हैं। तो मैंने कहा कि यार मुझे रोल नंबर देने में कोई तकलीफ़ नहीं है, आप जाके खुद डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिए। ठीक है, तो मैं आपको रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ भी दिखा दूंगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे नाम मेरा देख सकते हैं आप, शिवानी केसवानी, जनरल कैटेगरी से मैंने एग्ज़ाम दिया। अब देखिए, सबसे पहले तो फेज़ 2 का जो स्कोर कार्ड है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप में से कई सारे जो लोग होंगे वो फर्स्ट टाइम इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो उनको इसका पेपर पैटर्न नहीं पता होगा। तो एक बार मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। पहला एग्ज़ाम आपका होता है ईएसआई का, दूसरा होता है इंग्लिश का, और तीसरा होता है एफएम का। ठीक है, अब ये ईएसआई क्या है, इकोनॉमिक्स एंड सोशल जस्टिस इसका नाम है, जिसमें आपका 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव होता है और 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, इसके अलावा इंग्लिश है तो ये 100 नंबर का डिस्क्रिप्टिव होता है, जिसमें हम एस्से देखने को मिलता है और आरसी देखने को मिलता है। आरसी के क्वेश्चंस हमें लिखने होते हैं। ठीक है, तो टिक लगाने वाला सिस्टम नहीं, यहाँ पे लिखने वाला सिस्टम रहता है, और साथ ही साथ हमें प्रेसी मिलता है, तो प्रेसी हमें लिखना होता है। वर्ड लिमिट दी रहती है, उसी हिसाब से हमें लिखना रहता है। एफएम फाइनेंस मैनेजमेंट में भी वही सिंपल 50 ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर डिस्क्रिप्टिव के रहते हैं। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि कितने कितने नंबर मेरे आए हैं और क्या क्या चीज़ें हमें सीखनी चाहिए इन चीज़ों से। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो पेपर 1 ऑब्जेक्टिव में कितना स्कोर बना है। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव में आप देख रहे हैं ईएसआई के ऑब्जेक्टिव में मेरा 11 नंबर बना है, जो कि काफ़ी ख़राब स्कोर है ना। 11 नंबर आए हैं आपके 50 में से। अगर ये थोड़ा बहुत भी इंक्रीज़ हो जाता तो मुझे अच्छा बेनिफिट मिल जाता। अच्छा बेनिफिट कैसे मिलता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, जब आप टोटल स्कोर देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। अब देखिए, ये 11 आउट ऑफ 50 जो आया है, इस नंबर को आने के पीछे क्या कारण रहा। ईएसआई में आप जानते हैं क्या क्या आता है। ईएसआई में आपकी स्कीम्स पूछी जाती हैं। ठीक है, आपकी फ्लैगशिप स्कीम्स भी होती हैं और जो स्कीम्स इन न्यूज़ होती हैं वो भी होती हैं। ठीक है, इसके अलावा आपकी रिपोर्ट्स आती हैं,
जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की अच्छी खासी रिपोर्ट्स जो न्यूज़ में रहीं, जो न्यूज़ में थोड़ा कम रहीं, वो भी आपको देखने मिलेंगी। और साथ ही साथ आपका कुछ स्टैटिक पोर्शन भी देखने मिलता है, सोशल इश्यूज़ का कुछ मिल सकता है, और साथ ही साथ आपको आरबीआई सेबी के सर्कुलर्स भी मिल सकते हैं। जी हाँ, कई बार हम सोचते हैं कि आरबीआई सेबी सर्कुलर्स तो सिर्फ आपके एफएम फिनेंस एंड मैनेजमेंट का पार्ट हो सकते हैं, लेकिन ये ईएसआई का भी पार्ट आजकल होने लग गया है। पिछले 2-3 सालों से हम देख रहे हैं कि सर्कुलर्स के भी कुछ कुछ क्वेश्चंस आपके ईएसआई में पूछे जा रहे हैं। तो ये एक टफ सब्जेक्ट होता है। ईएसआई को आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। करंट ओरिएंटेशन इसका ज़्यादा होता है, स्टैटिक बहुत कम होता है, तो आपको उसी तरीके से इसको करना है। साथ ही साथ जब आप करंट अफेयर्स रेडी करते हैं अपने ईएसआई के लिए, तो आपको उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज भी करना होता है। हालांकि इसकी स्ट्रैटेजी वीडियो मैं अलग से लेके आऊँगी आपको, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है, बट अभी के लिए मैं ये चीज़ें आपको क्लियर कर दे रही हूँ। साथ ही साथ देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप आरबीआई ग्रेड बी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ईएसआई हो सकता है, एफएम हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, कोई भी एक या तीनों कभी भी टफ़ या इजी आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर वो टफ़ है तो सबके लिए टफ़ है, तो उसको देख के परेशान हो जाते हैं कई सारे लोग, उस चक्कर में भी एग्ज़ाम ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप अपने एग्ज़ाम में बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे कि हमारा जो डिस्क्रिप्टिव का स्कोर है वो कितना है। डिस्क्रिप्टिव का स्कोर हमारा 30 आया है, 30 आउट ऑफ 50। अब देखिए, ये 30 आउट ऑफ 50 की कहानी क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, डिस्क्रिप्टिव में आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। जो 30 आउट ऑफ 50 की कहानी ये है कि इसमें ना लोग 36, 37 भी स्कोर कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अपनी, एक तो वर्ड लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 4 क्वेश्चंस मिलते हैं, 2 600 वर्ड्स वाले और 2 400 वर्ड्स वाले, है ना? जिसमें आपको ऑप्शंस मिलते हैं। 3 क्वेश्चंस में से 2 अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो जब आप ये करने जाते हैं तो अगर आप वर्ड लिमिट पूरी करते हैं तो भी काफ़ी सारे अच्छे नंबर्स मिलने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ कंटेंट तो इम्पॉर्टेंट होता ही, कंटेंट भी इम्पॉर्टेंट है और उसकी क्वांटिटी भी इम्पॉर्टेंट है। जितनी क्वांटिटी आरबीआई ने मांगी है आपसे, अगर आप उसको उतनी देते हैं तो आपके नंबर्स थोड़े से इम्प्रूव हो जाते हैं। तो ये जितने लोगों के आते हैं ना, वो ज़्यादातर आप सुनेंगे कि उनकी वर्ड लिमिट उन्होंने कंप्लीट की थी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हमारा टोटल स्कोर ईएसआई में कितना बना है। तो टोटल स्कोर हमारा 41 रहा। ठीक है, 41 हमारा टोटल स्कोर रहा, और ये स्कोर काफ़ी कम है। अगर हम फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ईएसआई में हमारा थोड़ा बहुत स्कोर अच्छा होना इम्पॉर्टेंट है। कम से कम नहीं तो 50 नंबर तो होना ही चाहिए। हालांकि इस बार पेपर बहुत टफ भी आ गया, ऑब्जेक्टिव काफ़ी टफ भी आ गया, तो भी हमें थोड़ा सा देखने को मिला है कम स्कोर। लेकिन जब आप इतना स्कोर करते हैं तो फिर आप सेफ माने जाते हैं। उसके बाद आप इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे ये इंग्लिश में क्या स्कोर रहा। तो इंग्लिश में मेरा स्कोर रहा 62 स्कोर आपने देख रहे हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में मैंने आपको बताया एस्से रहता है, आरसी रहता है और प्रेसी रहता है। ये तीनों चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं और इन तीनों चीज़ों में भी वर्ड लिमिट आती है। तो इंग्लिश में जो मेरी चीज़ अच्छी थी, जो मेरा 62 स्कोर आया है, उसके पीछे जो अच्छा चीज़ ये थी कि मैंने वर्ड लिमिट इसमें कंप्लीट की थी। तो इंग्लिश के सारे क्वेश्चंस में मैंने कंप्लीट की थी वर्ड लिमिट, और उस चक्कर में ही मेरा स्कोर अच्छा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। आगे बात कर लेते हैं एफएम की। तो एफएम में भी आपको कुछ सरप्राइजेस देखने को मिलेंगे। एफएम का ऑब्जेक्टिव आप जब देखेंगे तो उसमें 40.25 मेरा स्कोर था। एफएम भी आप जानते हैं थोड़ा सा टफ साइड पे रहता है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो जिनका नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड रहता है, क्योंकि नॉन कॉमर्स वालों के लिए फाइनेंस मैनेजमेंट समझना थोड़ा सा टफ हो जाता है। मैनेजमेंट फिर भी थोड़ा इजी होता है, पढ़ लिया, एक बार 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, एमसीक्यूज लगा लिए, हो जाता है। लेकिन फिनेंस को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मेरा फिनेंस एंड मैनेजमेंट में आप पिछले साल का भी स्कोर देखेंगे तो भी आपको 40 के लगभग मिलेगा। ये इसीलिए क्योंकि फिनेंस मैनेजमेंट मेरा अच्छा स्कोरिंग टॉपिक रहता है मेरे लिए भी और सबके लिए भी। तो एफएम में लोगों के अच्छे स्कोर्स आते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे कि डिस्क्रिप्टिव में कितना स्कोर रहा। तो डिस्क्रिप्टिव मेरा स्कोर रहा था 26, यहाँ पे 26 स्कोर रहा। और ओवरऑल स्कोर जब हम देखेंगे, ओवरऑल स्कोर मेरा फिनेंस एंड मैनेजमेंट में 66.25 रहा, जो कि एक अच्छा स्कोर है। हाँ, इससे थोड़ा सा और बेटर हो सकता था अगर डिस्क्रिप्टिव में थोड़े और अच्छे नंबर आ जाते तो।
इसीलिए डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस इज़ मस्ट। ठीक है, अब आप हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे तो उसमें वो सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। हम आपकी डिस्क्रिप्टिव की, स्पेशली डिस्क्रिप्टिव की तो डेली प्रैक्टिस करवाई जाएगी उस ग्रुप में, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप खुद सोच के देखिए, आउट ऑफ 300 200 मार्क्स आर टोटली डेडिकेटेड टू डिस्क्रिप्टिव पार्ट। यहाँ पे आप 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव देख रहे हैं, यहाँ पे 100 नंबर का देख रहे हैं, यहाँ पे 50 नंबर का देख रहे हैं, तो 200 नंबर आपके डिस्क्रिप्टिव के हैं। और सबसे ज़्यादा हम इसी को इग्नोर करते हैं, इसी को नेग्लेक्ट करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हम किसके लिए पीछे पड़े रहते हैं? ऑब्जेक्टिव पार्ट के, जो सिर्फ 100 नंबर का है। कई सारे लोगों से आपने ये भी सुना होगा कि हम डिस्क्रिप्टिव की बहुत कम प्रैक्टिस करके गए, उस चक्कर में उनकी रैंक पे भी इफेक्ट पड़ता है और सिलेक्शन पे तो पड़ता ही है, क्योंकि सिलेक्शन भी रुक जाता है कई बार। ठीक है, तो टोटल स्कोर मेरा कितना रहा था, कट ऑफ कितनी रही वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे टोटल स्कोर मेरा 169.25 रहा, और कट ऑफ आप देखेंगे, कट ऑफ 171.5 थी, तो बहुत ही माइनर डिफरेंस था। बट इस माइनर डिफरेंस को निगलेक्ट करा किस वजह से? एक तो डिस्क्रिप्टिव में गलती हो गई, डिस्क्रिप्टिव में और अच्छे नंबर लाए जा सकते थे, और दूसरी चीज़ ईएसआई ऑब्जेक्टिव में काफ़ी कम स्कोर रहा। काफ़ी कम स्कोर क्यों रहा, उसकी एक डिटेल स्ट्रैटेजी तो मैं ले आऊँगी, और बाकी थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो मैंने आपको समझा ही दी है, डिटेल स्ट्रैटेजी में ले आऊँगी। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, ठीक है, तभी आप सारी स्ट्रैटेजी वीडियोस देख पाएंगे। इसके अलावा आप देख रहे हैं फाइनल स्कोर आफ्टर इंटरव्यू 230.75 रहा। तो हमारा जो टारगेट रहने वाला है, इस बार आरबीआई ग्रेड बी का जो हमने बैच लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, आरबीआई ग्रेड बी का जो बैच लॉन्च कर रहे हैं, उसमें हम क्या क्या आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। एक तो फेज़ 1 का पूरा स्ट्रैटेजी आपको समझाएंगे, ये एक गाइडेंस ग्रुप रहेगा, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा। आपके नंबर क्यों कम आ रहे हैं वो दिखाए जाएंगे, आपको बताया जाएगा सारी चीज़ें। फेज़ 2 का कंप्लीट गाइडेंस आपको मिलेगा कि कई सारे लोगों का फेज़ 2 में कम स्कोर मेरे जैसे रहता है, और फेज़ 1 में भी कई सारे लोगों को क्वांट्स में प्रॉब्लम होती है, किसी को रीजनिंग में प्रॉब्लम होती है, इनके सेक्शनल्स नहीं निकल पाते हैं, है ना, किसी किसी के जीए का भी सेक्शनल नहीं निकल पाता। और मैंने अगर आपने मेरा फेज़ 2 का स्कोर कार्ड देखा है तो उसमें आप देखेंगे कि मेरा 25 से 28 नंबर मेरे ख्याल से प्लस था कट ऑफ से। और आप अगर सेक्शनल्स भी देखेंगे तो सेक्शनल्स में भी 4, 5, 7, 10 नंबर का डिफरेंस था कट ऑफ से, सेक्शनल कट ऑफ से। तो वो आपको मैं हेल्प करूँगी, आपको गाइड करूँगी कि किस तरीके से आपको फेज़ 1 की प्रेपरेशन करनी है। साथ ही साथ फेज़ 2 में जो मैंने आपको बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपका डिस्क्रिप्टिव है वो हम आपको अपने ग्रुप में कवर करवाएंगे। पूरा गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा, डेली की टू डू लिस्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी कि डेली बेसिस पे आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या चीज़ें छोड़नी है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, सब कुछ पढ़ के चले जाते हैं, सब कुछ रट के चले जाते हैं। कुछ चीज़ों को हमें रोट लर्न करना है, कुछ चीज़ों को हमें सिर्फ समझना है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, क्योंकि वहाँ पे जाके हमें डिस्क्रिप्टिव के आंसर्स भी लिखने हैं। तो रोट लर्निंग आपकी डिस्क्रिप्टिव में कभी हेल्प नहीं करेगी। डिस्क्रिप्टिव के आप इंट्रोडक्शंस रोट लर्न कर सकते हो, आप डेफिनेशंस रोट लर्न कर सकते हो, आप डेटा पॉइंट्स रोट लर्न कर सकते हो, लेकिन सिर्फ इतने से क्या आप 600 वर्ड्स लिख लोगे? नहीं। 600 वर्ड्स लिखने के लिए आपको चाहिए कि आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक पे अंडरस्टैंडिंग हो, आपको वो टॉपिक समझ आता हो, तभी आप इतना लंबा आंसर उस पर लिख पाओगे। तो ये सारी चीज़ें आपको कवर कराई जाएंगी। साथ ही साथ जो भी क्लियर करेंगे फेज़ 2 उनको इंटरव्यू गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो इंटरव्यू भी हम ही आपका रेडी कराएंगे जब आप फेज़ 2 क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो दिस विल बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो जल्दी से ले लीजिए। हमने कुछ फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंट कोड रखा है, वो डिस्काउंट कोड आपको अभी दिख रहा होगा। बाकी सारी चीज़ों का भी आपका ध्यान रखा जाएगा, कहाँ से पढ़ना है, कौन से फ्री सोर्सेज होते हैं, कौन से पेड सोर्सेज होते हैं, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ मेरा रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, जिससे कि आप खुद से जाके इसको देख पाएँ, ठीक है। मेरा स्कोर कार्ड को देख लीजिएगा, कोई तकलीफ़ नहीं, कोई कुछ नहीं, ये मेरा रोल नंबर है और ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, और यही स्कोर कार्ड आपको वहाँ पे भी मिलेगा जो मैंने आपको शो किया है। बस जो मेरी गलतियाँ हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर नेक्स्ट वीडियो मैं आपको लेके आऊँगी जिसमें मैं आपको और डिटेल से बताऊँगी कि ईएसआई में क्या क्या गलतियाँ मैंने की हैं जो आपको नहीं करनी है, एफएम में मैंने क्या क्या गलतियाँ की। एफएम में तो हालांकि ज़्यादा गलती नहीं थी, डिस्क्रिप्टिव की ही थी,
इंग्लिश में क्या चीज़ें और बेटर की जा सकती हैं, साथ ही साथ फेज़ 1 का भी वीडियो मैं लेके आऊँगी। क्यूआरई को कैसे अप्रोच करना है, जीए को कैसे पढ़ना है, इतना वास्ट सिलेबस है, क्या क्या करना है, सब कुछ मैं आपको उस वीडियो में बताऊँगी। ठीक है, तो जुड़ जाइए चैनल से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।